अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। ऐसा आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और जैसा कि आप जानते हैं मेरा नाम है पंकज गौतम और स्वागत है आप सभी का डिफेंस चाणक्य एकेडमी में। और लास्ट जो हमारा टॉपिक चल रहा था टॉपिक नंबर 21 वो हमने कंप्लीट नहीं किया था क्योंकि वो टॉपिक थोड़ा सा बड़ा है। और उस टॉपिक में हमने एक पार्ट ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है जिसमें हमने दिल्ली सल्तनत और विजयनगर एम्पायर के बारे में पढ़ा। और वही टॉपिक नंबर 21 का आज ये सेकंड पार्ट है, तो इसको पार्ट 2 हम कहेंगे। और इस पार्ट 2 में हमें क्या पढ़ने वाले हैं हम, तो इसमें हम पढ़ने वाले हैं मुगल्स के बारे में। ठीक है, इसमें हालांकि केवल मुगल्स के बारे में नहीं है चैप्टर, इसमें मुगल्स के अलावा अहोम किंगडम के बारे में भी है, सिख एम्पायर के बारे में भी है। तो हम सभी के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन ज्यादा क्योंकि मुगल्स के बारे में दिया हुआ है तो मेन मुगल्स के लिए है। ठीक है, अदरवाइज इसमें तीनों एम्पायर के बारे में चीजें दी हुई है। जय हिंद बेटा, जय हिंद। कनिष सिंह ठाकुर, जय हिंद, आई एम गुड। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं क्लास को और देखते हैं क्या क्या चीजें हमको इसमें पढ़नी है। और मैं आपको ये हर बार बताता आ रहा हूं कि हमें भाई जो हमें पढ़ाई करनी है एग्जाम से पहले, जिसको हम कई बार क्रैश कोर्स बोल देते हैं या एकदम रैपिड रिवीजन बोल देते हैं, ये जो सारी चीजें होती है ना, इसका मतलब बस ये होता है कि आपको केवल वो चीजें पढ़नी है जो आपके एग्जाम के लिए जरूरी है। अब पढ़ने को मैं आपको पिछली बार भी ये बता रहा था कि दिल्ली सल्तनत में बहुत सारी चीजें हैं पढ़ने के लिए, बट वो हमें पढ़नी नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे वो एग्जाम में काम की नहीं आएंगी। जो एग्जाम के लिए काम की हैं, जो हमारे सिलेबस में है, जो एनसीईआरटी में दिया है, जितना उतना ही हमको पढ़ना है। वही मैं आपको बोलूंगा इधर भी, मुगल एम्पायर के लिए भी। तो आप ये मत समझना कि हम सारी चीजें क्यों नहीं पढ़ रहे हैं, हमने ये वाला पॉइंट क्यों छोड़ दिया, आपने 6th में हिस्ट्री में वाला पॉइंट पढ़ा होगा, ये हमने क्यों नहीं पढ़ा। तो ये जो सारी चीजें हैं मुगल पढ़ने के लिए हमें कई हफ्ते निकल जाएंगे अगर हम ढंग से मुगल्स को पढ़ने बैठ जाएंगे, या किसी भी टॉपिक को अगर हम हिस्ट्री के टॉपिक को पढ़ते हैं डिटेल में तो बहुत टाइम लगेगा। तो वो हमें करना ही नहीं है क्योंकि वो हमारे काम का नहीं है। तो अपने काम का जितना है, जो तो एनसीईआरटी में जो गिवन है उतना ही हमको पढ़ना है। ठीक है, तो देखते हैं मुगल्स के बारे में क्या क्या चीजें हैं। तो बाबर हैविंग बीन थ्रोन आउट ऑफ समरकंद मॉडर्न डे उज्बेकिस्तान। तो बाबर को उसके जहां पे वो रहता था, तो वहां पे उसको समरकंद से बाहर निकाल के फेंक दिया था। किसको? बाबर को। समरकंद कहाँ है? जो आज के समय का जो उज्बेकिस्तान है उसको पहले समरकंद कहा जाता था। तो बाबर को जो है वहां से भगा दिया गया था। A descendant of तैमूर, बाबर डिफीटेड इब्राहिम लोदी एट पानीपत इन 1526। अब भारत में जो मुगल एम्पायर है उसको कैसे स्टेब्लिश किया गया बाबर के द्वारा? तो बाबर को माना जाता है कि वो तैमूर का डिसेंडेंट्स है, यानी कि तैमूर का वंशज है। तो डिसेंडेंट ऑफ तैमूर बाबर डिफीटेड इब्राहिम लोदी, बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया। कहां? तो पानीपत में। कब? तो 1526 में। तो 1526 में पानीपत में जब इब्राहिम लोदी को बाबर ने हराया तो मुगल एम्पायर की शुरुआत होती है। इट रिलाइड हैवीली ऑन गन पाउडर। अब जो ये बैटल थी, या ऐसा कहें कि जो बाबर का लड़ने का तरीका था, वो किस किस चीज पे डिपेंड करता था? तो इट रिलाइड हैवीली ऑन गन पाउडर। बाबर की जो सेना थी वो गन पाउडर पे डिपेंड करती थी, गन पाउडर लेकर के आए थे मुगल्स। फील्ड आर्टिलरी, उनके पास आर्टिलरी थी, बंदूकें, बंदूकें मतलब उस समय पे बंदूकें आने लगी थी तो वो उनके पास थी। मैचलॉक गन्स, माचिस से जो बंदूकें चलाई जाती थी। विच हैड रिसेंटली बीन इंट्रोड्यूस इन वॉरफेयर इन इंडिया, यानी कि अभी अभी भारत में जो बंदूकों का प्रचलन स्टार्ट हुआ था वो सारी चीजें जो हैं बाबर की सेना के अंदर मौजूद थी। He decided to stay and build his empire in India rather than return to Central Asia. अब जब उसने भारत में आकर के इब्राहिम लोदी को हरा दिया तो उसने ये डिसाइड किया कि मैं भारत में ही रह के भारत के ऊपर राज करूंगा, बजाय इसके कि मैं भारत को लूट करके वापस सेंट्रल एशिया चला जाऊं। तो बाबर से पहले जितने भी इन्वेडर्स भारत में आए थे, उन्होंने भारत को लूटा, भारत को लूट के वापस चले गए। जैसे तैमूर आया, जैसे चंगेज खान आया। लेकिन बाबर ने सोचा कि मैं भारत में आया हूं, मैंने इब्राहिम लोदी को हराया है, तो मैं लूट करके वापस जाने की बजाय भारत में ही रहकर भारत के ऊपर रूल करना ज्यादा पसंद करूंगा। तो बाबर ने यही रहने का डिसाइड किया। आफ्टर बाबर्स डेथ इन 1530, बाबर की जब 1530 में डेथ हो गई तो हिज सन हुमायूं स्ट्रगल टू होल्ड द एम्पायर टुगेदर। तो जो उसका बेटा था हुमायूं, उसको पूरा एम्पायर होल्ड करने में काफी ज्यादा परेशानी आ रही थी। क्लास स्टक हो रही है, एक मिनट। ग्राउंड में चले गए।
क्लास ठीक है बेटा, सही चल रही है क्लास? आवाज सही है बेटा, आवाज भी सही आ रही है और क्लास भी ठीक है। चलिए, तो बाबर की डेथ के बाद जो बाबर का बेटा था हुमायूं, उसको एम्पायर को होल्ड करने में जो है परेशानी आ रही थी, स्ट्रगल हो रहा था। टेकिंग एडवांटेज ऑफ दिस, शेरशाह सूरी, अ पावरफुल अफगान लीडर, एस्टैब्लिश द सूर एम्पायर। और इसी बात का फायदा उठा करके जो शेरशाह सूरी था, जो कि एक पावरफुल अफगान लीडर था, उसने जो है सूर एम्पायर को स्टैब्लिश किया, यानी कि हुमायूं को हरा करके उसने सूर एम्पायर को स्टैब्लिश किया ओवर लार्ज पार्ट्स ऑफ नॉर्थ इंडिया एंड इंट्रोड्यूस मैनी लास्टिंग रिफॉर्म्स। तो उसने नॉर्थ इंडिया के ऊपर सूर एम्पायर स्टैब्लिश किया और बहुत सारे रिफॉर्म्स किए। अब कैसे स्टैब्लिश किया? तो उसने 2 बार हुमायूं को हराया था, ठीक है, 2 बार हराया था। एक बार हराया था बैटल ऑफ चौसा में, बैटल ऑफ चौसा में, और एक बार हराया था बैटल ऑफ कन्नौज में, बैटल ऑफ कन्नौज में। तो 2 बैटल में जो है हुमायूं को हराया गया शेरशाह सूरी के द्वारा, और उसके बाद शेरशाह सूरी ने सूर एम्पायर को भारत में स्टैब्लिश किया। हेमू, या जिसको हम हेमू कहते हैं, हिमू या हेमू, अ स्किल्ड मिलिट्री कमांडर ऑफ चीफ मिनिस्टर, मिलिट्री कमांडर एंड चीफ मिनिस्टर अंडर वन ऑफ द लास्ट सूरी रूलर्स। अब जो ये सूर एम्पायर था, इस सूर एम्पायर के जो लास्ट रूलर थे, उनका एक मिलिट्री कमांडर था जिसका नाम था हेमू। कैप्चर्ड दिल्ली, उसने दिल्ली के ऊपर कब्जा कर लिया, एंड रूल्ड इट ब्रीफली अंडर द रॉयल नेम ऑफ हेमचंद्र विक्रमादित्य। और कुछ समय के लिए उसने दिल्ली के ऊपर रूल किया, और जिसका नाम था, उस राजा का नाम था, यानी हेमू ने जो है अपना टाइटल क्या रखा था? हेमचंद्र विक्रमादित्य। यानी कि हेमचंद्र विक्रमादित्य के नाम से हेमू ने कुछ समय के लिए दिल्ली के ऊपर कब्जा कर लिया और दिल्ली को रूल किया। He was injured on the battlefield, the second battle of पानीपत। और जो सेकंड बैटल ऑफ पानीपत होती है अकबर और हेमू के बीच में, जिसमें वो इंजर्ड हो जाता है when confronted by बाबर्स ग्रैंडसन अकबर, यानी जब बाबर के ग्रैंडसन अकबर के साथ उसकी लड़ाई होती है सेकंड बैटल ऑफ पानीपत में। सेकंड बैटल ऑफ पानीपत कब होती है? 1556 में। तो सेकंड बैटल ऑफ पानीपत में अकबर और हेमू के बीच में लड़ाई होती है, जिसमें हेमू इंजर्ड हो जाता है, ठीक है। कैप्चर्ड हेमू वाज ब्रॉट टू अकबर, और हेमू को जो है अकबर के पास ले जाया जाता है, हु हैड बीन बिहेडेड, जहां अकबर उसको क्या कर देता है? बिहेड कर देता है, यानी कि उसका गला काट देता है। अकबर सून रिक्लेम दिल्ली फॉर द मुगल्स, और दिल्ली के ऊपर फिर से मुगल्स का कब्जा हो जाता है। यानी कि कहानी ये है कि भाई पहले मुगल्स ने मुगल एम्पायर पहले स्टैब्लिश हुआ, किसने स्टैब्लिश किया? तो बाबर ने। बाबर के बाद जब उसका बेटा हुमायूं आया तो हुमायूं को स्ट्रगल करना पड़ा, क्योंकि उस समय शेरशाह सूरी था। शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हरा दिया, शेरशाह सूरी ने सूर एम्पायर स्टैब्लिश कर दिया। अब वो सूर एम्पायर में जो लास्ट रूलर था, उसका जो एक मिलिट्री कमांडर था हेमू, उसने दिल्ली पे कब्जा कर लिया, कुछ समय के लिए उसने रूल किया, और बाद में जब हेमू को हुमायूं के बेटे ने हराया, यानी अकबर ने हराया, तो वापस से मुगल एम्पायर स्टैब्लिश हो गया। ठीक है, तो ये कुछ कहानी है शुरुआती मुगल्स की। अब हम एक एक करके कुछ राजाओं के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं अकबर के बारे में। तो अकबर जो है बहुत ही कम उम्र में एम्परर बना, तो डिक्लेयर्ड एम्परर एट द एज ऑफ 13, केवल 13 साल का था जब ये एम्परर बना था, अपॉन हिज फादर हुमायूंस एक्सीडेंटल डेथ, जब इसके पिता की यानी हुमायूं की अचानक से डेथ हो जाती है। हुमायूं जो है वो पुराना किला से नीचे उतर रहा था सीढ़ियों से, लाइब्रेरी से, तो उसकी डेथ हो गई थी। तो हुमायूं की एक्सीडेंटल डेथ के बाद अकबर जो है उसको एम्परर बनाया जाता है 13 साल की उम्र में। हिज रीन वॉज ए ब्लेंड ऑफ ब्रुटैलिटी एंड टॉलरेंस। उसका जो शासनकाल था उसमें दोनों चीजें थी, उसमें ब्रुटैलिटी भी थी। ब्रुटैलिटी का मतलब होता है एकदम कट्टरता, या ऐसा कहें कि नरसंहार की, बहुत सारे लोगों को मारा उसने, और साथ में टॉलरेंस, या उसके अंदर टॉलरेंस भी थी, सहन शक्ति भी थी। शेप्ड बाय एम्बिशन एंड स्ट्रेटेजी, जिसको उसने एम्बिशन और स्ट्रेटेजी से शेप किया था। He showed no mercy at the fort चित्तौड़। अब कुछ एग्जांपल दिए गए हैं आपके सामने कि उसने कहां पे मर्सी बिल्कुल नहीं दिखाई, यानी कहां पे उसने बहुत लोगों को मारा, ठीक है, हजारों लोगों का उसने कत्लेआम कर दिया। और कुछ एग्जांपल आपको ऐसे भी दिए जाएंगे कि वहां पे आपको ऐसा लगेगा कि भाई अकबर बहुत साफ दिल का इंसान था। तो दोनों ही तरह के एग्जाम्पल आपको देखने को मिलते हैं अकबर के बारे में, ठीक है। तो पहला एग्जाम्पल आपको बताया गया है कि अकबर ने कैसे नरसंहार किया, कैसे ब्रुटैलिटी दिखाई।
तो ही शोड नो मर्सी एट द फोर्ट चित्तौड़, यानी चित्तौड़ के किले में उसने कोई मर्सी नहीं दिखाई, जिसको हम चित्तौड़गढ़ कहते हैं राजस्थान में, which he besieged for more than 5 months in the face of determined resistance from the Rajput soldiers। यानी राजपूत सोल्जर्स के एकदम डिटरमाइन रेजिस्टेंस के बाद बावजूद भी जो उसने 5 महीनों के बाद उसको कब्जा किया था, यानी 5 महीनों तक स्ट्रगल किया अकबर ने चित्तौड़ के ऊपर कब्जा करने के लिए, और चित्तौड़ पे जब उसने कब्जा किया तो वहां पे उसने कोई मर्सी नहीं दिखाई, वहां पे बहुत लोगों को उसने मारा। तो अकबर ऑर्डर्ड द मैसेकर ऑफ सम 30,000 सिविलियंस, वहां पे अकबर ने 30,000 लोगों को, 30,000 सिविलियंस को मारा। सिविलियंस का मतलब होता है जो आर्मी में नहीं होते उनको सिविलियंस कहा जाता है। तो आप लोग जो तैयारी कर रहे हो आपको तो इस वर्ड का मतलब वैसे ही पता होगा। तो अकबर ने 30,000 सिविलियंस को मारने का आदेश दिया। एंड द सर्वाइविंग वुमेन एंड चिल्ड्रन वर इंस्लेव्ड, और जो औरतें और बच्चे बचे, जो सर्वाइव कर पाए, जो नहीं मारे गए या जो बच गए एक तरीके से, उनको स्लेव बना लिया गया, उनको दास बना दिया गया। तो इतनी ज्यादा ब्रुटैलिटी अकबर ने भी की, ठीक है, जो चीज अक्सर सामने नहीं आती है अकबर के बहुत सारी अलग अलग चीजों की वजह से, बट अब इस बार बुक में दिया हुआ है तो आपको पढ़ना है कि अकबर ने ब्रुटैलिटी भी करी साथ में, और जो हम कुछ एग्जाम्पल पढ़ते हैं कि उसने कुछ अच्छे काम भी किए धर्म वगैरह को लेकर के, तो वो अलग चीजें हैं, लेकिन साथ में उसने बहुत ज्यादा मैसेकर, बहुत ज्यादा ब्रुटैलिटी भी करी थी। तो 30,000 सिविलियंस को उसने मारा था। He entered into marriage alliances with the princes of neighboring kingdoms, उसने अपने पड़ोसी राज्यों के साथ मैरिज अलायंसेस किए, यानी शादियां करी। वेलकम्ड राजपूत एंड रीजनल लीडर्स इनटू हिज कोर्ट, और अपने दरबार में राजपूत और रीजनल लीडर्स को भी वेलकम किया। एबॉलिश द जजिया टैक्स, जजिया टैक्स को उसने खत्म किया जो कि नॉन मुस्लिम्स के ऊपर लगाया जाता था। एंड प्रमोटेड द डॉक्ट्रिन ऑफ सुलह कुल, और सुलह कुल की जो पॉलिसी थी उसको उसने प्रमोट किया। सुलह कुल क्या होता है? पीस विद ऑल, यानी सभी के साथ आपको शांति बना के रखनी है, ये पॉलिसी भी उसने क्या करी? प्रमोट करी। तो इसलिए कुछ जगह पे देखा जाता है कि अकबर ने कुछ अच्छे काम भी किए, और मोस्ट ऑफ द केसेस में देखा जाता है कि अकबर ने बुरे काम भी किए। बुरे काम मतलब उसने अपना साम्राज्य फैलाने के लिए, एम्पायर फैलाने के लिए काफी ब्रुटैलिटी भी दिखाई। तो दोनों ही तरह की चीजें हैं। आगे बात करें जौहर क्या होता है, तो जौहर आपको पता होगा, आपने मूवीज में भी देखा होगा, पद्मावत मूवी में भी आपने देखा था जौहर क्या होता है, कि जब विरोधी जो राजा है या विरोधी जो सेना है वो आपके किले के अंदर घुस जाती है, आपकी सेना को हरा देती है, तो जो महिलाएं होती हैं वो स्लेव बनने से ज्यादा बेटर ये समझती हैं कि वो अपनी जान दे दें। तो महिलाएं जब अग्निकुंड में कूद करके जान दे देती हैं तो उसको जौहर कहा जाता है, ठीक है। तो व्हेन इन्वेडिंग टर्किक और मुगल आर्मीज कन्क्वर्ड टेरिटरी, जब टर्की की और मुगल आर्मीज जो थी वो किसी टेरिटरी पे कब्जा कर लेती थी, तो दे ऑफन टुक द वुमेन एज स्लेव्स और अब्यूज देम, तो वो वुमेन्स को क्या करते थे? स्लेव बना लेते थे और उनके साथ अब्यूज करते थे, मतलब गलत तरीके का व्यवहार करते थे। ठीक है, 1 मिनट रुकेंगे जरा। चलिए, थोड़ा ज्यादा ही गर्मी सी हो रही थी। तो जब टर्किक और मुगल आर्मीज जब किसी टेरिटरी पे कब्जा कर लेती थी तो दे ऑफन टुक द वुमेन एज स्लेव्स और अब्यूज देम, तो वो महिलाओं को स्लेव बना लिया करते थे और उनको अब्यूज करते थे, गलत ट्रीटमेंट करते थे। तो देयर आर हिस्टोरिकल एग्जांपल्स ऑफ राजपूत वुमेन जंपिंग इनटू मास फायर्स टू अवॉइड बीइंग कैप्चर्ड एंड स्लेव्ड। तो ऐसे एग्जांपल देखे गए हैं कि जब राजपूत महिलाएं क्या करती थी, वो मास फायर्स में, यानी कि बड़े बड़े अग्निकुंडों में कूद करके जान दे देती थी, किससे बचने के लिए? स्लेव बनने से बचने के लिए। This Jauhar was considered a heroic act of final resistance and a means of preserving one's honor. तो ये जो एक्ट होता था इसको हम बोलते थे जौहर। तो ये जो जौहर एक्ट होता था इसको हीरोइक एक्ट माना जाता था, एक बहादुरी का काम इसको माना जाता था, अपने सम्मान को बचाने के लिए बहादुरी का कार्य इसको समझा जाता था जौहर को, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं। ये प्रोसेलाइट्स क्या होता है? प्रोसेलाइट्स का मतलब होता है कन्वर्टेड पीपल। प्रोसेलाइट्स मतलब होता है कन्वर्टेड पीपल। इसको भी याद रखना, टर्म है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ठीक है भाई।
तो प्रोसेलाइट्स का मतलब होता है कन्वर्टेड पीपल। कन्वर्टेड पीपल का मतलब होता है जो पहले किसी और धर्म में था और उसने अपने धर्म को कन्वर्ट करके किसी और धर्म में वो कन्वर्ट हो गया था, तो इसको बोलते हैं प्रोसेलाइट्स, कन्वर्टेड पीपल। आगे चलते हैं। ही एस्टैब्लिश्ड अ हाउस ऑफ ट्रांसलेशन एट फतेहपुर सीकरी। उसने, अकबर ने फतेहपुर सीकरी में एक हाउस ऑफ ट्रांसलेशन बनवाया, हाउस ऑफ ट्रांसलेशन, वेयर ही हैड मेजर संस्कृत टेक्स्ट ट्रांसलेटेड इनटू पर्शियन, जहां पे उसने बहुत सारे संस्कृत किताबों को पर्शियन में ट्रांसलेट करवाया, इंक्लूडिंग द महाभारत, जिसको रज़्मनामा कहा गया पर्शियन में, यानी महाभारत को भी उसने ट्रांसलेट करवाया और उसका पर्शियन में नाम था क्या था, रज़्मनामा। तो इसको याद रखना कि महाभारत को पर्शियन में जब ट्रांसलेट किया गया तो उसका नाम क्या रखा गया, रज़्मनामा या फिर द बुक ऑफ वॉर। ऐसे ही रामायण विद 176 ब्यूटीफुल मिनिएचर पेंटिंग्स, रामायण को भी उसने ट्रांसलेट करवाया पर्शियन में और साथ में 176 बहुत ही सुंदर सुंदर छोटी छोटी मिनिएचर पेंटिंग्स भी उसमें लगाई। मिनिएचर मतलब क्या होता है, स्मॉल साइज पेंटिंग्स। आगे बात करें, अकबर सन जहांगीर शेयर्ड विद हिज फादर अ लव फॉर आर्ट एंड आर्किटेक्चर एंड ट्राइड टू एक्सपेंड द एम्पायर इनटू द डेक्कन। अकबर का जो बेटा था उसका आर्ट और आर्किटेक्चर में बहुत ज्यादा ध्यान था जहांगीर का, ठीक है। अकबर का जो बेटा था जहांगीर, उसका आर्ट में और आर्किटेक्चर में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था और उसने साउथ में डेक्कन में अपना एम्पायर फैलाने की कोशिश करी। फिर जहांगीर के बाद जो उसका बेटा था हिज सन शाहजहां इज बेस्ट रिमेंबर्ड एज द बिल्डर ऑफ द ताजमहल एट आगरा। शाहजहां को ऐसा समझा जाता है कि सबसे ज्यादा शाहजहां को किस चीज के लिए याद किया जाता है, कि उसने ताजमहल बनवाया आगरा में, ठीक है। आगे चलें, बात करें औरंगजेब की। अब शाहजहां के बाद कौन आया, औरंगजेब। तो शाहजहां हु फेल इन 1657, 1657 में जब शाहजहां बीमार पड़ा तो ही विश द थ्रोन टू गो टू दारा शिकोह। तो वो चाहता था कि जो सिंहासन है, जो थ्रोन है, वो किसको मिले, वो दारा शिकोह को मिले। दारा शिकोह कौन है, तो हिज एल्डेस्ट सन, यानी शाहजहां का जो सबसे बड़ा बेटा था दारा शिकोह, शाहजहां चाहता था कि उसको जो है राजा बनाया जाए। बट दाराज यंगर ब्रदर औरंगजेब डिफीटेड हिम इन ए सीरीज ऑफ बैटल्स। लेकिन दारा का जो छोटा भाई था औरंगजेब, उसने कुछ सीरीज ऑफ बैटल्स में, लगातार बैटल्स में उसको हरा दिया दारा शिकोह को, एंड इवेंचुअली एग्जीक्यूटेड हिम, और फाइनली उसको मार भी दिया। प्रेजेंटिंग इज सीवर्ड हेड टू द फादर। और उसके बाद, मारने के बाद, सोचो एक और घिनौना काम क्या करा, पहले तो अपने भाई को हराया, चलो हराया फिर भी समझ में आता है कि भाई सिंहासन के लिए उसने युद्ध किया, बैटल हुई, ठीक है उसकी, और उसके बाद वो सिंहासन पे बैठ गया, चलो ठीक है, फिर भी एक बार को जस्टिफाइड है, हिस्ट्री में ऐसा होता आया था। लेकिन उसने अपने भाई को मारा भी, जान से ही मार दिया। और मारने के बाद एक और घिनौना काम ये करा कि मारने के बाद उसी भाई का जो सिर है, हेड है, उसको अपने पिता के सामने जाकर के पेश कर दिया कि लो, जिसको तुम राजा बनाना चाहते थे वो ये रहा, ठीक है। तो ये काम औरंगजेब ने किया। औरंगजेब को इसी के लिए बहुत ज्यादा कट्टर समझा जाता है कि औरंगजेब बहुत कट्टर था, बहुत ही, मतलब उसका बिहेवियर बहुत गलत था, ठीक है। वो अपने ही परिवार में, अपने ही भाइयों के साथ उसने बहुत गलत व्यवहार किया, अपने ही पिता के साथ बहुत गलत व्यवहार किया। शाहजहां को जेल में डाल दिया था जब वो बीमार था, ठीक है। तो औरंगजेब ने वो जो सिर है, कटा हुआ सिर है, वो अपने पिता के सामने पेश कर दिया। औरंगजेब इम्प्रिजन्ड हिज फादर, औरंगजेब ने अपने ही पिता को जेल में डाल दिया शाहजहां को, इन द आगरा फोर्ट में ही। वेयर ही रिमेन्ड अंटिल हिज डेथ, जहां वो अपनी मृत्यु तक रहे, यानी कि अकबर ने अपने पिता को जेल में डाल दिया, जहां जेल में ही उनकी डेथ हुई। औरंगजेब क्राउंड हिमसेल्फ एम्परर इन 1658। औरंगजेब ने अपने आप को राजा घोषित कर दिया 1658 में कि भाई मैं राजा हूं। एंड नेम्ड हिमसेल्फ आलमगीर, और अपना नाम रखा आलमगीर। आलमगीर का मतलब होता है कंक्वेरर ऑफ द वर्ल्ड, यानी पूरे वर्ल्ड को जीतने वाला, उसको आलमगीर कहा जाता है। तो अपना नाम क्या रखा उसने, आलमगीर, ठीक है। अंडर हिज रेन द मुगल एम्पायर रीच्ड इट्स ग्रेटेस्ट एक्सपेंशन। लेकिन लाइफ इम्प्रिजन का मतलब होता है उम्र कैद, यानी पूरी उम्र के लिए जेल में डाल देना, उसको बोलते हैं लाइफ इम्प्रिजनमेंट। तो औरंगजेब के अंपायर में, औरंगजेब के रीन में ऐसा समझा जाता है कि मुगल एम्पायर अपने ग्रेटेस्ट एक्सपेंशन पर था, यानी सबसे ज्यादा जो मुगल एम्पायर फैला, एक्सपेंड हुआ, वो किसके समय पर हुआ, तो औरंगजेब के समय पर हुआ, ठीक है। आगे बात करें तो औरंगजेब हैड टू स्पेंड द लास्ट 25 इयर्स ऑफ हिज फाइटिंग वॉर आफ्टर वॉर इन द डेक्कन। तो औरंगजेब को अपनी लाइफ के जो अंतिम 25 साल थे वो डेक्कन में गुजारने पड़े, क्योंकि डेक्कन में से बहुत ज्यादा विद्रोह होते थे औरंगजेब के खिलाफ। तो औरंगजेब उन विद्रोहों को दबाने के लिए हमेशा जो है अपने लाइफ के अंतिम जो 25 साल हैं वो लड़ाई में लगा रहा।
और उसने अपने लास्ट 25 ईयर्स डेक्कन में ही बिताए। डेक्कन मतलब साउथ इंडिया में। औरंगजेब हु बिलोंग टू इस्लाम सुन्नी सेक्ट वाज डीपली रिलीजियस। अब आपने इस्लाम में सुना होगा कि दो तरह के सेक्ट होते हैं, तो इस्लाम में आपने दो तरह के सेक्ट सुने होंगे, एक सेक्ट होता है सुन्नी और एक होता है शिया। तो औरंगजेब जो था वो सुन्नी सेक्ट से बिलोंग करता था, जो कि बहुत रिलीजियस माना जाता है, वो डीपली रिलीजियस, यानी अपने धर्म को लेकर के बहुत कट्टर था औरंगजेब। ही ग्रेजुअली बैंड प्रैक्टिसेस ही रिगार्डेड एज अन इस्लामिक, यानी उन सारे प्रैक्टिसेस को बैन कर दिया, उन सारी चीजों को बैन कर दिया जो उसके हिसाब से अन इस्लामिक थी, जो इस्लाम के हिसाब से नहीं थी, जैसे म्यूजिक, डांस। तो अपने दरबार में उसने म्यूजिक और डांस को बैन कर दिया कि भाई मेरे दरबार में कोई संगीत नहीं बजेगा, मेरे दरबार में कोई डांस नहीं होगा, ठीक है। एंड री इम्पोज जजिया टैक्स ऑन नॉन मुस्लिम्स, और जो नॉन मुस्लिम थे उनके ऊपर जजिया टैक्स फिर से लगा दिया, री इम्पोज कर दिया। एज वेल एज अ पिलग्रिमेज टैक्स ऑन हिंदूज, और साथ में जो हिंदूज थे उनके ऊपर एक पिलग्रिमेज टैक्स भी लगा दिया। पिलग्रिमेज टैक्स का मतलब होता है कि जब कोई किसी धार्मिक यात्रा पे जाता है, जैसे मान लो कोई केदारनाथ जा रहा है, कोई वैष्णो देवी जा रहा है, तो उसको बोलते हैं पिलग्रिमेज, धार्मिक यात्रा। तो जब कोई पिलग्रिमेज पे जाता है तो उसके ऊपर भी एक टैक्स लगा दिया। तो हिंदूज जो है वो अपने सेक्रेट प्लेसेस पर जब ट्रैवल करने जाते थे तो उनके ऊपर भी क्या लगा दिया, एक एक्स्ट्रा टैक्स लगा दिया, जिसको पिलग्रिमेज टैक्स भी कहते हैं, तीर्थ कर कहते हैं इसको, तीर्थ कर, हिंदी में इसको तीर्थ कर कहा जाता है, ठीक है। In 1669, for instance, he ordered governors of all provinces to demolish schools and temples of the infidels and put down their teachings and religious practices. 1669 में उसने ऑर्डर दिया अपने सारे गवर्नर्स को कि जितने भी स्कूल्स और टेम्पल्स हैं इन्फिडल्स के, अभी इन्फिडल्स कौन है, इंपॉर्टेंट वर्ड है इन्फिडल्स। इन्फिडल्स का मतलब होता है कोई ऐसा इंसान जो आपके धर्म में ना मानता हो, उसको आप इन्फिडल्स कहोगे। इन्फिडल्स मतलब होता है जो आपके बिलीफ में, जो आपके फेथ में ना मानता हो, जो आपके रिलीजन में ना मानता हो, वो इन्फिडल्स है। तो औरंगजेब ने ऑर्डर दिया कि जो भी स्कूल्स हैं, जो भी टेम्पल्स हैं इन्फिडल्स के, उनको डिस्ट्रॉय कर दो, ताकि उनकी टीचिंग्स जो है और उनके जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं वो एक्सपेंड ना कर पाए, वो ना फैल पाए। तो बाकी धर्मों के टीचिंग्स को, बाकी धर्मों के रिलीजियस प्रैक्टिसेस को खत्म करने के लिए औरंगजेब ने ऑर्डर दिया कि सारे मंदिरों को, सारे स्कूलों को डिस्ट्रॉय कर दिया जाए। कब? 1669 में। अब आते हैं रेजिस्टेंस टू द मुगल्स, यानी मुगल्स का विरोध किसने किसने किया, कैसे कैसे किया, किस किसने किया। तो ओवर द सेंचुरीज मेनी पेजेंट कम्युनिटीज रेबल्ड अगेंस्ट हार्श एक्सप्लॉयटेशन। कई शताब्दियों तक बहुत सारे किसानों की जो कम्युनिटीज थी उन्होंने लगातार विरोध किया मुगल्स का। वन सच केस इन द 17th सेंचुरी इन्वॉल्व द जाट पेजेंट्री। ऐसा ही एक एग्जांपल है 17th सेंचुरी का, जब जाट पेजेंट्री यानी जाट किसानों ने इन प्रेजेंट डे वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, हरियाणा एंड ईस्टर्न राजस्थान, आज का जो वेस्टर्न उत्तर प्रदेश है, हरियाणा है और ईस्टर्न राजस्थान है, इस इलाके में जो जाट थे उन्होंने भी मुगल्स का विरोध किया। इन ए सब्सिक्वेंट बैटल, ऐसी एक बैटल में 20,000 मैन कन्फ्रंटेड द मुगल आर्मी। 20,000 की सेना थी जाटों की, जिन्होंने मुगल आर्मी को कन्फ्रंट किया, मुगल आर्मी के साथ युद्ध किया। एंड फॉट वैलेंटली, और बहुत ही बहादुरी के साथ वो उनसे लड़े। बट देयर जाट लीडर वाज किल्ड एंड द रेबेलियन सप्रेस्ड। लेकिन जिन राजा के नेतृत्व में जो जाट थे वो विद्रोह कर रहे थे मुगल्स के खिलाफ, जब वो जाट राजा की डेथ हो जाती है तो वो विद्रोह दबा दिया जाता है। ऐसे ही मैनी ट्राइबल ग्रुप्स, द भील, गोंड, संथाल, कोच फॉर इंस्टेंस, also fought back against attempts to annex their territory or impose taxes on them. ऐसे ही बहुत सारे ट्राइबल ग्रुप्स थे, जैसे कि भील थे, जैसे कि गोंड थे, जैसे कि संथाल थे, कोच थे। तो इन लोगों ने भी जो है, जब इनके ऊपर अत्याचार हुए, जब इनके टेरिटरी को कब्जाने की कोशिश करी गई मुगल्स के द्वारा, तो इन्होंने भी विद्रोह किया, इन्होंने भी लड़ाई करी। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं कि मुगल्स का विरोध किस किसने किया, कैसे कैसे किया। उसके अलावा रानी दुर्गावती इज रिमेंबर्ड एज ए वैलियंट क्वीन। एक बहादुर रानी की तरह इनका नाम लिया जाता है, रानी दुर्गावती का, ऑफ द गढ़ किंगडम, गोंड किंगडम, जो कि गढ़ किंगडम में रूल किया करती थी, गोंड किंगडम में रूल किया करती थी। तो इन्होंने भी लड़ाई करी थी मुगल्स के साथ। शी कैप्टन आर्मी ऑफ 20,000 सोल्जर्स, इनके पास 20,000 सोल्जर्स की सेना थी। एंड 1,000 एलिफेंट्स, 1000 हाथी थे इनके पास।
व्हेन अ जनरल सेंड बाय अकबर अटैक्ड हर किंगडम इन 1564, जब अकबर के द्वारा भेजा गया एक जनरल ने 1564 में रानी दुर्गावती पर अटैक किया, तो डिस्पाइट बीइंग आउटनंबर्ड एंड आउटमैच्ड इन वेपनरी, यानी कि रानी दुर्गावती के पास ना तो सेना ज्यादा थी, ना ही उनके पास हथियार ज्यादा थे, पर फिर भी शी लेड हर ट्रूप्स एंड फॉट ब्रेवली, उन्होंने अपनी ट्रूप्स का लीडरशिप किया और बहादुरी के साथ लड़ी। वुंडेड शी टुक हर ऑन लाइफ, जो घायल हो गई उनकी जान गई ऑन द बैटलफील्ड टू अवॉइड कैप्चर, यानी उनके राज्य को कैप्चर करने से बचाने के लिए वो घायल भी हो गई, उन्होंने अपनी जान भी दे दी। ठीक है, हाँ, ऐसा जरूरी नहीं कि आपको सारा डेटा याद रखना हो कि 20,000 की सेना थी, 1000 हाथी थे, ये डेटा चूंकि एनसीईआरटी में दिया है, बट हालांकि एग्जाम में ऐसे पूछेगा नहीं। ठीक है, हाँ, ईयर वगैरह याद रखने, ईयर अगर कोई भी आ रहा है, ईयर आपको जरूर याद रखना है कि अकबर ने कब भेजा था जनरल को अटैक करने, 1564 में। ठीक है, सर्ज ऑफ द राजपूत, यानी राजपूत ने कैसे अटैक किया मुगल्स पे, तो राजपूत्स वर ऑफन बैटलिंग द इन्वेडिंग फोर्सेस फ्रॉम बियॉन्ड द सबकॉन्टिनेंट, दे हैड रिबिल्ड देयर किंगडम्स आफ्टर द खिलजीज कंक्वेस्ट, यानी खिलजी ने जब राजपूतों के टेरिटरीज के ऊपर कब्जा किया, तो खिलजी के कंक्वेस्ट के बाद फिर से राजपूतों ने अपनी टेरिटरी को वापस जीता, रिबिल्ड किया। टू मेजर क्लैंस इमर्ज इन दिस प्रोसेस, और इसी प्रोसेस में दो बड़े क्लैंस थे, दो बड़े राज्य थे जिन्होंने अपने साम्राज्य को मजबूत किया। एक थे मेवाड़, जहां के महाराणा प्रताप थे, और दूसरे था मारवाड़ रीजन। तो राजपूतों में एक मेवाड़ और एक मारवाड़ रीजन था जो कि मुगल्स के खिलाफ हमेशा से लड़ता रहा। तो राणा सांगा अर्ली 16th सेंचुरी यूनिफाइड सेवरल राजपूत क्लैंस, वॉन मैनी बैटल्स अगेंस्ट सुल्तान्स, अल्टीमेटली मीटिंग डिफीट अगेंस्ट बाबर एट द बैटल ऑफ खानवा। तो राणा सांगा जो थे उन्होंने बहुत सारे राजपूत राजाओं को एक किया, ठीक है, उनके साथ सेना इकट्ठी करी और कई बार जो सुल्तान थे, जो मुगल्स थे, उनको हराया। लेकिन फाइनली उनकी जब लड़ाई होती है बाबर के साथ बैटल ऑफ खानवा में, तब उनको हार का सामना करना पड़ता है। ठीक है, 1527 में मेवाड़ के एक और राजा राणा सांगा के पोते, ठीक है, महाराणा प्रताप, रिफ्यूज टू एक्सेप्ट मुगल सुजरेनिटी एंड बिकेम द फेस ऑफ राजपूत रेजिस्टेंस। तो महाराणा प्रताप ने कभी भी मुगल्स की जो सुजरेनिटी थी, मुगल्स की जो एक तरीके से ये था एकाधिकार था, उसको कभी भी एक्सेप्ट नहीं किया कि मैं मुगल्स के अंडर में नहीं आऊंगा। कभी भी महाराणा प्रताप मुगल्स के अंडर नहीं आए, मुगल्स को एक्सेप्ट नहीं किया कि आप एक बहुत बड़ी पावर हो, मैं आपके अंडर रूल करता हूं, ऐसा कभी एक्सेप्ट नहीं किया। हमेशा इंडिपेंडेंट रहे, हमेशा आजाद रहे और हमेशा एक चेहरा बने रहे किसका, राजपूत रेजिस्टेंस का, यानी राजपूत जो विरोध करते थे उनके लीडर बने रहे हमेशा कौन, महाराणा प्रताप, क्योंकि उन्होंने कभी भी एक्सेप्ट नहीं किया कि मैं मुगल एम्पायर के अंडर आता हूं। ठीक है, वो हमेशा इंडिपेंडेंट रहे, आजाद रहे। A confrontation took place at the हल्दी घाटी पास in the Aravallis in 1576। 1576 में एक लड़ाई होती है जिसको हम बोलते हैं बैटल ऑफ हल्दी घाटी। 1576 में होती है बैटल ऑफ हल्दी घाटी। एंड ऑल्दो द मुगल आर्मी हैड द अपर हैंड, अब हालांकि जो मुगल आर्मी थी उसके पास अपर हैंड था, उसके पास आर्मी ज्यादा थी, बट फिर भी महाराणा प्रताप एस्केप्ड एंड परस्यूड फॉर इयर्स गुरिल्ला वॉरफेयर अगेंस्ट द मुगल्स। लेकिन महाराणा प्रताप ने फिर भी उस लड़ाई में स्ट्रगल किया, उनके साथ युद्ध किया मुगल्स के साथ, और वहां से वो निकलने में कामयाब रहे और उन्होंने कई सालों तक, अपनी डेथ तक, मृत्यु तक, उन्होंने जंगलों में रह करके मुगल्स के खिलाफ गुरिल्ला वॉरफेयर कंटिन्यू किया अगेंस्ट द मुगल्स फ्रॉम द अरावली हिल्स। अरावली हिल्स के जंगलों में रहे और उन्होंने गुरिल्ला वॉरफेयर कंटिन्यू किया, यानी छुप करके दुश्मनों के ऊपर हमेशा उन्होंने लड़ाइयां हमेशा जारी रखी। लिविंग इन हार्श कंडीशंस, बहुत ही हार्श कंडीशंस में रहे, कठिन परिस्थितियों में रहे, बट फर्म ऑन हिज इंडिपेंडेंस, लेकिन अपनी आजादी को लेकर के, इंडिपेंडेंस को लेकर के हमेशा दृढ़ रहे, फर्म रहे। महाराणा प्रताप रिसीव्ड स्ट्रॉन्ग सपोर्ट फ्रॉम द भील्स। महाराणा प्रताप को भील्स ने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कौन सी ट्राइब थी जिसने महाराणा प्रताप को बहुत ज्यादा सपोर्ट किया, तो वो थे भील्स। भील्स ने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया महाराणा प्रताप को। गुरिल्ला वॉरफेयर क्या होता है, तो गुरिल्ला वॉरफेयर मैंने अभी आपको बताया कि जंगलों में रह करके एक तरीके से स्मॉल ग्रुप्स में रह करके बड़ी आर्मी के ऊपर अटैक करना गुरिल्ला वॉरफेयर कहलाता है। तो स्टाइल ऑफ फाइटिंग वेयर स्मॉल ग्रुप्स विद नॉलेज ऑफ द टेरेन कैरी आउट सरप्राइज अटैक्स एंड एम्बुशेस टू द डिफीट द बिगर आर्मीज, यानी कि जंगलों में रह करके जब एक छोटा सा ग्रुप या छोटी सी आर्मी अचानक से अटैक करती है बड़ी आर्मी के ऊपर, तो उसको गुरिल्ला वॉरफेयर कहा जाता है। ठीक है, ये लास्ट पॉइंट जो है इसमें प्रॉपर तरीके से दिख नहीं रहा है, तो इसको भी स्किप करते हैं, आगे चलते हैं। अब बात करते हैं अहोम्स की। तो हमने राजपूतों की बात करी, अब अहोम्स की बातें करते हैं। अहोम्स कौन है, तो इन द 13th सेंचुरी
The Ahom ethnic group migrated from present day Myanmar to the Brahmaputra Valley and formed the Ahom kingdom there. ठीक है, यानी जो अहोम थे, अहोम एक एथनिक ग्रुप है, अहोम एक तरीके से ट्राइब आप समझ सकते हो कि अहोम एक एथनिक ग्रुप है जो पहले कहां पे रहता था, तो पहले म्यांमार में रहता था, और म्यांमार से लोग माइग्रेट होकर के कहां गए, ब्रह्मपुत्र वैली में, और वहां जाकर के इन्होंने बनाया अहोम किंगडम, यानी असम की तरफ गए, म्यांमार से असम की तरफ गए कौन, अहोम लोग, और वहां पे जाके इन्होंने अहोम साम्राज्य बनाया। देयर यूनिक पायक सिस्टम कॉल्ड ऑन एवरी एबल बॉडीड, इनका एक यूनिक पायक सिस्टम था। पायक सिस्टम क्या होता है कि एवरी एबल बॉडीड मैन टू प्रोवाइड सर्विस टू द स्टेट थ्रू लेबर और मिलिट्री ड्यूटी इन एक्सचेंज फॉर लैंड राइट्स, कि हर एक इंसान जो कि जिसका शरीर एकदम सही है, जिसका शरीर स्वस्थ है, दिव्यांग ना हो बस, ठीक है, हर एक स्वस्थ इंसान को लेबर में या फिर मिलिट्री में जो है सेवा देनी पड़ेगी, यानी सेना में जो है उसको सेवा देनी पड़ेगी, उसके बदले में उसको क्या मिलेंगे, लैंड राइट्स मिलेंगे, जमीन का अधिकार मिलेगा। यानी हर एक व्यक्ति को जो है सेना में भाग लेना पड़ता था, बदले में क्या मिलता था, तो लैंड राइट्स मिलते थे। इन द 17th century when औरंगजेब sent Mughal forces briefly capturing the Ahom capital गढ़गांव, 17th century में औरंगजेब ने मुगल फोर्सेस को भेजा और उन्होंने कुछ समय के लिए अहोम कैपिटल गढ़गांव के ऊपर कब्जा किया। जो अहोम कैपिटल थी गढ़गांव, उसके ऊपर कुछ समय के लिए कब्जा कर लिया। The Ahoms persistent guerrilla tactics to repulse the attack, बदले में अहोम्स ने गुरिल्ला टैक्टिक्स अपनाई, गुरिल्ला वॉरफेयर आजमाया। नोटेबली इन द बैटल ऑफ सराय घाट, फिर एक बैटल होती है बैटल ऑफ सराय घाट 1671, इंपॉर्टेंट बैटल है, ईयर भी इंपॉर्टेंट है, और ऐसे ही पूछ सकता है कि बैटल ऑफ सराय घाट किस किस के बीच हुई, तो अहोम के बीच और मुगल्स के बीच। तो बैटल ऑफ सराय घाट 1671 में फॉट ऑन द ब्रह्मपुत्र रिवर, जो ब्रह्मपुत्र नदी के ही किनारे पे लड़ी गई, प्रेजेंट डे गुवाहाटी यानी गुवाहाटी के पास में। The Ahom military commander Lachit Borphukan and his 10,000 men defeated a Mughal forces of 30,000 soldiers। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा ये, और हिस्टोरिकल पॉइंट है कि बैटल ऑफ सरायघाट 1671 में अहोम मिलिट्री कमांडर लचित बोरफुकान ने अपनी 10,000 की सेना के साथ 10,000 की सेना के साथ किसको हराया, मुगल फोर्सेस को हराया, जिनकी सेना कितनी थी, 30,000 सोल्जर्स की सेना थी। यानी कि लचित बोरफुकान जो कि एक मिलिट्री कमांडर थे अहोम किंगडम में, उन्होंने 10,000 की सेना के साथ 30,000 की मुगल सेना को हरा दिया। कब, तो बैटल ऑफ सरायघाट 1671 में। तो अहोम किंगडम बहुत इंपॉर्टेंट है। अहोम किंगडम ने मतलब आउटराइटली हरा रखा है मुगल एम्पायर को, साफ साफ हरा रखा है, और इनकी मूर्ति जो है वो भी असम में बनाई गई, मूर्ति जो है इनकी वो भी असम में लगाई गई है लचित बोरफुकान की। राम सिंह द जनरल ऑफ द मुगल आर्मी प्रेज द अहोम वॉरियर्स, मुगल आर्मी के जो जनरल थे इसमें, राम सिंह हिंदू थे, भी यही करते थे मुगल्स, हिंदुओं को रखते थे आर्मी जनरल, ठीक है। तो जो राम सिंह थे मुगल आर्मी के जनरल, उन्होंने भी अहोम वॉरियर्स की बहुत ज्यादा तारीफ करी, उन्होंने भी प्रेज किया अहोम वॉरियर्स को कि बहुत बहादुर हैं भाई, ठीक है। आगे बढ़े, बात करेंगे अब सिखों की, द राइज ऑफ द सिख। इन 15th century पंजाब, गुरु नानक स्प्रेड द मैसेज ऑफ इक्वालिटी, कंपैशन एंड द वननेस ऑफ गॉड। 15th century पंजाब में जो गुरु नानक देव जी थे, जिनको फाउंडर समझा जाता है सिखिज्म का, तो उन्होंने मैसेज स्प्रेड किए, उन्होंने इक्वालिटी के मैसेज बताए कि भाई इक्वालिटी होनी चाहिए सबके बीच में, कंपैशन यानी दया होनी चाहिए, वननेस होनी चाहिए यानी एकता होनी चाहिए, ऑफ गॉड कि भाई भगवान एक है, एक ओंकार वो कहते थे, एक ओंकार मतलब एक भगवान है। हिज फॉलोअर्स केम टू बी नोन एज सिख, और इनके फॉलोअर्स क्या कहलाए, सिख कहलाए। When Emperor Jahangir found out that Guru Arjan had supported his rebellious son, he had Guru Arjan tortured to death। जब जहांगीर को ये पता चला कि जहांगीर का जो बेटा था उसको गुरु अर्जन ने अपने यहाँ पे शरण दी है, जब वो यहाँ से भाग गया था, ये हमने पिछले सिलेबस में ही पढ़ा है, तो गुरु अर्जन को जो है जहांगीर ने बहुत ज्यादा टॉर्चर किया और उनकी डेथ हुई। दिस prompted Guru Arjan's son and successor Guru Hargobind to introduce martial training form and form a Sikh army। इसकी वजह से जो गुरु अर्जन के बेटे थे गुरु हरगोविंद, उन्होंने मार्शल ट्रेनिंग शुरू करी अपने सिखों की, और एक सिख आर्मी स्टैब्लिश करी, कि उनको ये लगा कि भाई ऐसे अगर हम चुपचाप रहे फिर तो ये मुगल्स जो है बार बार हमारे जो गुरु हैं उनको मारते रहेंगे। तो गुरु हरगोविंद ने मार्शल ट्रेनिंग शुरू करी और एक सिख आर्मी स्टैब्लिश करी। द सिख सैक्रेड टेक्स्ट, गुरु ग्रंथ साहिब जो सिखों की पवित्र किताब है, गुरु ग्रंथ साहिब वॉज फर्स्ट कंपाइल्ड बाय गुरु अर्जन, उसको पहली बार गुरु अर्जन के द्वारा कंपाइल किया गया। गुरु तेग बहादुर हिम्स वर एडेड लेटर, जिसमें गुरु तेग बहादुर के जो श्लोक थे, हिम्स थे,
उनको बाद में ऐड किया गया। In 1675, a group of Kashmiri Pandits approached Guru Tegh Bahadur seeking protection from religious persecution. 1675 में एक ग्रुप था कश्मीरी पंडित्स का जो कि गुरु तेग बहादुर के पास आए थे मदद मांगने के लिए, प्रोटेक्शन मांगने के लिए, क्योंकि उनके ऊपर बहुत ज्यादा रिलीजियस परसिक्यूशन हो रहा था। रिलीजियस परसिक्यूशन का मतलब होता है कि धर्म के आधार पर किसी को जब परेशान किया जाता है कि आप इस धर्म के हो तो आपको परेशान किया जा रहा है, तो उसको रिलीजियस परसिक्यूशन कहा जाता है। तो कश्मीरी पंडित जो थे, उनका एक ग्रुप गुरु तेग बहादुर के पास आया प्रोटेक्शन मांगने के लिए। किससे? रिलीजियस परसिक्यूशन से, क्योंकि उनके ऊपर कश्मीर में बहुत ज्यादा धर्म के आधार पर परसिक्यूशन हो रहा था। औरंगजेब ऑर्डर्ड हिम टू कन्वर्ट टू इस्लाम। औरंगजेब ने उनको, गुरु तेग बहादुर को इस्लाम में कन्वर्ट होने के लिए ऑर्डर किया एक तरीके से कि आप इस्लाम में कन्वर्ट हो जाओ। किसको ऑर्डर किया? गुरु तेग बहादुर को। ठीक है। डिस्पाइट टॉर्चर एंड डिस्पाइट विटनेसिंग 2 of his disciples being tortured to death, तो उनका बहुत ज्यादा टॉर्चर किया गया गुरु तेग बहादुर का। उनके 2 शिष्यों को इतना टॉर्चर किया गया, गुरु तेग बहादुर के 2 शिष्यों को इतना टॉर्चर किया गया कि उनकी डेथ तक हो गई। द गुरु रिफ्यूज, लेकिन फिर भी गुरु तेग बहादुर ने मना कर दिया कि मैं इस्लाम कबूल नहीं करूंगा। लेकिन ऐसा करने पे ऑन औरंगजेब्स ऑर्डर ही वाज पब्लिकली बिहेडेड इन चांदनी चौक, दिल्ली। ऐसा करने पे औरंगजेब के आदेश पर उनका गला जो है दिल्ली में चांदनी चौक में काट दिया गया। हिज सन गुरु गोविंद सिंह, उनके जो बेटे थे गुरु गोविंद सिंह, द 10th एंड लास्ट गुरु, जो कि 10वें और लास्ट गुरु हैं, एस्टैब्लिश द खालसा, उन्होंने खालसा पंथ की शुरुआत करी। अ मार्शल ब्रदरहुड कमिटेड टू जस्टिस, यानी एक मार्शल कौम है, एक मार्शल क्लैन है एक तरीके का खालसा, जो कि जस्टिस के लिए कमिट है, यानी उसको जस्टिस चाहिए। अगर उस समय पे जब भी खालसा को ये लगता था कि भाई हमारे साथ जस्टिस नहीं हो रहा है, तो वो पूरी तरह से युद्ध के लिए तैयार रहते थे हमेशा। तो खालसा की इस्टेब्लिशमेंट किसने करी? तो गुरु गोविंद सिंह जी ने। अब जिस जगह पर चांदनी चौक में गुरु तेग बहादुर जी का गला काटा गया था, उसी जगह पर गुरुद्वारा शीशगंज जो है चांदनी चौक में बनाया गया। तो गुरुद्वारा शीशगंज इन चांदनी चौक, ये वही बनाया गया जहां पे गुरु तेग बहादुर जी को मारा गया। तो दिस वन मार्क्स द साइट वेयर गुरु तेग बहादुर द 9th सिख गुरु वाज बिहेडेड बाय औरंगजेब इन 1675। ये उसी जगह बनाया गया जहां पे 1675 में औरंगजेब के द्वारा गुरु तेग बहादुर जी का गला काटा गया था। दिस हिस्टोरिक गुरुद्वारा इज यूनिकली ऑनर्ड बाय द सिख रेजिमेंट, इसको सिख रेजिमेंट के द्वारा ऑनर किया गया बाद में, आजादी के बाद, which has saluted it before the president in the Republic Day parade। सिख रेजिमेंट रिपब्लिक डे परेड में जाने से पहले जो गुरुद्वारा शीशगंज साहिब है वहां पे सैल्यूट करके आते थे ईच ईयर सिंस 1979 के बाद से। 1979 के बाद से जो सिख रेजिमेंट है वो रिपब्लिक डे परेड में पार्टिसिपेट करने से पहले गुरुद्वारा शीशगंज साहिब के सामने सैल्यूट करके आते हैं। रंजीत सिंह मिलिट्री एक्यूमेन, बाद में एक और राजा आए सिख एम्पायर में जिन्होंने सिख एम्पायर को स्टैब्लिश किया, सेंट्रलाइज किया, वो थे राजा रंजीत सिंह, जिनको लायन ऑफ पंजाब कहा जाता है। तो रंजीत सिंह मिलिट्री एक्यूमेन, डिप्लोमेटिक स्किल एंड रिलीजियस टॉलरेंस अलाउड हिम टू एस्टैब्लिश अ स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइज्ड सिख एम्पायर। तो रंजीत सिंह के पास बहुत ज्यादा डिप्लोमेटिक स्किल्स थी, रिलीजियस टॉलरेंस थी, जिसकी वजह से उन्होंने एक एम्पायर एस्टैब्लिश किया, सिख एम्पायर। ठीक है, अब बात करते हैं, अब ये लास्ट एक तरीके से हम लास्ट टाइम पर आ चुके हैं चैप्टर के, एडमिनिस्ट्रिंग इंडिया को। इंडिया का एडमिनिस्ट्रेशन फिर कैसा था, दिल्ली सल्तनत में कैसा था, मुगल एम्पायर में कैसा था, उसको जरा देख लेते हैं। तो सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द दिल्ली सल्तनत। तो दिल्ली सल्तनत इंट्रोड्यूस अ पॉलिटिकल सिस्टम सेंटर टू द सुल्तान। दिल्ली सल्तनत का जो पॉलिटिकल सिस्टम था उसमें सारी पावर किसके पास होती थी? सुल्तान के पास होती थी। द सुल्तान वाज हाउएवर असिस्टेड बाय अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हु वर इन चार्ज ऑफ द वेरियस डिपार्टमेंट्स। उस सुल्तान की एक उसको हेल्प करने के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हुआ करती थी, यानी मंत्रियों का एक ग्रुप हुआ करता था जिसपे अलग अलग डिपार्टमेंट हुआ करते थे। वन इंस्ट्रूमेंट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन वाज द इक्ता सिस्टम। दिल्ली सल्तनत में एक और चीज थी, इक्ता सिस्टम, एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट थी। क्या होता है? इन विच टेरिटरीज वर साइन टू नोबल्स, जिसमें अलग अलग मंत्री को, अलग अलग नोबल्स को एक कुछ टेरिटरी दी जाती थी, कुछ इलाके दिए जाते थे, जिन नोबल्स को क्या कहते थे? इक्तादार कहते थे। टू कलेक्ट टैक्सेस विच माइनस एक्सपेंसेस वर सपोज टू गो टू द सुल्तान्स ट्रेजरी। और वो इक्तादार क्या करते थे? उस टेरिटरी में टैक्सेस कलेक्ट करते थे और जो भी खर्चे वर्चे होते थे उनको हटा के जो पैसा होता था उसको राजा को जाके देते थे, सुल्तान को जाके देते थे। तो ये इक्ता सिस्टम किसके समय था? दिल्ली सल्तनत में।
अब बात करें मुगल्स की, तो मुगल एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क कैसा था? तो अकबर रीऑर्गेनाइज हिज एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी, अकबर ने अपने एडमिनिस्ट्रेशन को दोबारा रीऑर्गेनाइज किया, रीऑर्गेनाइज किया। द दीवान टुक केयर ऑफ फाइनेंसेस, अब ये कुछ नाम है, इनको याद रखना कि कौन सा मंत्री किसकी क्या चीज संभालता था। दीवान क्या संभालता था? फाइनेंसेस संभालता था, ठीक है, फाइनेंस मिनिस्टर। वाइल द मीर बख्शी लुक्ड आफ्टर द मिलिट्री मैटर्स, मीर बख्शी क्या करता था? वो मिलिट्री मैटर्स को देखता था। एंड द खानेसामा वाज इन चार्ज ऑफ पब्लिक वर्क्स, ट्रेड, इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर। खानेसामा जो होते थे वो क्या देखते थे? तो पब्लिक के जो भी काम है, ट्रेड है, इंडस्ट्री है, एग्रीकल्चर है, इन सब चीजों को देखते थे। बिसाइड्स द रॉयल हाउस होल्ड। और सद्र, एक और मंत्री होता था सद्र। सद्र क्या करता था? वो जस्टिस देखता था कि जस्टिस दिया जा रहा है कि नहीं दिया जा रहा है, एक तरीके से जज का काम करता था सद्र। सच मिनिस्टर्स वर असाइंड टू ईच ऑफ द एम्पायर्स 12 प्रोविंसेस। ये जो मिनिस्टर होते थे इनको एक एक प्रोविंस भी दिया जाता था कि आप इस प्रोविंस को रूल भी करोगे। अकबर ऑल्सो इंस्टीट्यूटेड द मनसबदारी सिस्टम, अकबर ने मनसबदारी सिस्टम भी इंट्रोड्यूस किया। अब ये क्या होता है? तो मनसबदार वर जनरली पेड बाय बीइंग असाइंड लैंड, मनसबदार को पेमेंट जो है या सैलरी जो है किस तरीके से दी जाती थी? उनको जमीन दी जाती थी, इसको जागीर कहते थे। एंड वर देयरफॉर आल्सो नोन एज जागीरदार, इसलिए मनसबदार को जागीरदार भी कहा जाता है। तो मनसबदार का मतलब है कि जिसको जमीनें मिलती थी पेमेंट के तौर पर, ठीक है, और वो उनके ऊपर रूल किया करते थे, तो उनको जागीरदार भी कहते थे, क्योंकि उस जमीन को जागीर कहा जाता था। टोडरमल अकबर के फाइनेंस मिनिस्टर थे, अकबर फाइनेंस मिनिस्टर। इंट्रोड्यूस एन एफिशिएंट रेवेन्यू सिस्टम, इन्होंने एक बहुत बढ़िया रेवेन्यू सिस्टम इंट्रोड्यूस किया। ही आल्सो इनिशिएटेड अ सिस्टमैटिक सर्वे ऑफ द लैंड, और इन्होंने पहली बार एक प्रॉपर जो है सर्वे ऑफ लैंड किया, यानी पूरे लैंड का सर्वे किया, कितनी लैंड हमारे एरिया में आ रही है, कितने लैंड हमारे एम्पायर में आ रही है। और अब लास्ट में बात करते हैं पीपल्स लाइव्स, लोगों की लाइफ के बारे में। तो द मुगल्स विल यूज अ डिफरेंट सिस्टम विद अ रुपया ऑफ सिल्वर एंड अ दाम ऑफ कॉपर। ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा कि मुगल्स जो है करेंसी कैसे यूज करते थे। तो एक तो यूज करते थे रुपया, रुपया होता था सिल्वर का, और एक यूज करते थे दाम, दाम होता था कॉपर का। तो ये मुगल्स की करेंसी थी कि मुगल्स रुपया यूज करते थे जो सिल्वर का होता था, और दाम यूज करते थे जो कॉपर का होता था। इंडिया इंपोर्टेड मच लेस देन इट एक्सपोर्टेड, इंडिया इंपोर्ट कम करता था, एक्सपोर्ट ज्यादा करता था, यानी कि बेचता ज्यादा था, खरीदता कम था। इंपोर्ट प्रोडक्ट्स इंक्लूडेड, जो हम इंपोर्ट करते थे उसमें क्या क्या होता था? उसमें होता था सिल्क, घोड़े, मेटल्स एंड ऑल काइंड्स ऑफ लग्जरी गुड्स, और जितने भी लग्जरी चीजें हैं उनको हम इंपोर्ट करते थे। मर्चेंट्स फ्रॉम अरेबिया, पर्शिया एंड सेंट्रल एशिया सेटल्ड इन इंडियन पोर्ट्स, और भारत के जो पोर्ट हुआ करते थे, बंदरगाह हुआ करते थे, वहां पे अरेबिया के व्यापारी भी रह रहे हैं, ईरान के व्यापारी भी रह रहे हैं, सेंट्रल एशिया के व्यापारी भी रह रहे हैं, तो वहां पे वो रहते थे, प्रॉपर सेटल थे वहां पे। द हुंडी सिस्टम ऑल्सो इनेबल्ड मर्चेंट्स टू ट्रांसफर फंड्स अक्रॉस पॉलिटिकल बाउंड्रीज विदाउट फिजिकली ट्रांसपोर्टिंग करेंसी, और एक हुंडी सिस्टम हुआ करता था पैसे ट्रांसफर करने के लिए। जैसे आज के टाइम में पैसे ट्रांसफर करते हैं ना, यूपीआई कर दिया या बैंक ट्रांसफर कर दिया, पहले हुंडी सिस्टम होता था कि बिना पैसे भेजे आप पैसे ट्रांसफर कैसे करोगे। तो आप क्या करते थे, मतलब व्यापारी क्या करते थे कि एक पेपर पे लिख के दे देते थे कि भाई इतने पैसे हैं, वो उसको पेपर दे दिया। अब वो पेपर जो है वो इंसान दूसरी जगह पे जाकर के किसी व्यापारी को देगा, और वो व्यापारी जो है वो पेपर देख करके उसको पैसे दे देगा, ठीक है। तो ये सिस्टम जो होता था इसको पहले हुंडी सिस्टम कहा जाता था। तो हुंडी सिस्टम का यूज होता था करेंसी ट्रांसपोर्ट करने के लिए, मतलब पैसे ट्रांसफर करने के लिए, बिना करेंसी भेजे, डायरेक्टली बिना करेंसी भेजे, ठीक है। तो ये था हमारा टॉपिक नंबर 21, थोड़ा बड़ा टॉपिक था क्योंकि इसमें 2-3 एम्पायर भी डिस्कस करने थे, ठीक है। तो उनको हम 2 पार्ट में डिस्कस कर पाए। पहले पार्ट में हमने डिस्कस किया दिल्ली सल्तनत और विजयनगर एम्पायर को, दूसरे पार्ट में हमने डिस्कस किया अभी मुगल एम्पायर को, उसके अलावा आपका अहोम किंगडम हमने डिस्कस किया, राजपूतों को डिस्कस किया इसमें हमने, और हमने इसमें सिख एम्पायर को डिस्कस किया। तो 3-4 टॉपिक इसमें हमने कवर कर लिए। तो ये टॉपिक हमारा खत्म होता है। इसके बाद बचते हैं हमारे ओनली 2 टॉपिक, टॉपिक 22 और 23। तो वो हम 2 क्लासेस और होंगी, ठीक है, 2 या 3 क्लासेस होंगी, और उसमें आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए आप ऐसे ही पढ़ते रहें, मस्त रहें। गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।